नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कंचन और आप देख रहे हैं इन्फो बाय केबी। नेपाल इस वक्त अपने इतिहास के एक बड़े टर्निंग पॉइंट से गुजर रहा है। एक तरफ हैं देश के फ्रस्ट्रेटेड यूथ जो करप्शन और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी से तंग आ चुके हैं। दूसरी तरफ है एक पुरानी राजनीतिक व्यवस्था जो अपनी शक्ति को बचाने की कोशिश कर रही थी। और तीसरी तरफ एक नया विकास, देश को मिला अपना पहला महिला अंतरिम नेता। यह एक कहानी है जो राजनीतिक संकट से शुरू होती है, सड़क विरोध प्रदर्शनों तक पहुंचती है और आखिरकार एक ऐतिहासिक इस्तीफे और शपथ ग्रहण समारोह पर खत्म होती है। चलिए विस्तार से देखते हैं, चरण दर चरण, नेपाल में क्या हुआ, जेन-जेड ने किस तरह इतिहास बनाया और इस संकट का भविष्य में क्या प्रभाव होगा। नेपाल काफी समय से राजनीतिक अस्थिरता का शिकार रहा है। 2008 में राजशाही खत्म हुई, लेकिन उसके बाद से देश में दर्जनों सरकारें आ चुकी हैं। औसत पीएम का कार्यकाल 2 साल से भी कम रहा है। राजनीतिक पार्टियां ज्यादातर सत्ता, साझेदारी और भ्रष्टाचार में उलझी रहती हैं। सार्वजनिक सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचा धीमी प्रगति दिखा रहे हैं। युवा, जो जनसंख्या का 40% है, सबसे ज्यादा प्रभावित है। नौकरियों की कमी, खाड़ी देशों में प्रवास और घरेलू निराशा ने उनमें गुस्सा भर दिया था। भ्रष्टाचार एक पुरानी समस्या है। नेपाल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में निचले रैंक पर रहा है। यह मुद्दा रोग के जीवन को भी प्रभावित करता है। दस्तावेजों के लिए रिश्वत, अनुचित नौकरी आवंटन और राजनीतिक भाई भतीजावाद, ये सब निराशा बन रही थी, लेकिन चिंगारी सोशल मीडिया प्रतिबंध से मिली। ओली सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया, यह कहते हुए कि ये प्लेटफॉर्म विरोध प्रदर्शनों और गलत सूचनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन जेन-जेड के लिए सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि एक आवाज़ और पहचान का माध्यम है। उन्हें लगा कि उनका बुनियादी अधिकार छीना जा रहा है। विरोध काठमांडू, ललितपुर और पोखरा जैसे बड़े शहरों में शुरू हुआ। शुरुआत में शांतिपूर्ण रैलियां थीं, कोई प्रतिबंध नहीं, कोई चुप्पी नहीं, और हम भविष्य हैं जैसे नारे। युवाओं ने विरोध प्रदर्शन के समय को समन्वयित करने के लिए अपने फ़ोन और वीपीएन का इस्तेमाल किया। टेलीग्राम और सिग्नल समूहों में हजारों सदस्य जुड़े। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक एक ही दिन में 200 से ज़्यादा रैलियां नेपाल में हुई। सरकार की प्रतिक्रिया कठोर थी। पुलिस ने आंसू गैस और रबर की गोलियां चलाईं। कुछ जगहों पर लाइव गोला बारूद भी चलाया गया। दर्जनों लोग घायल हुए और कुछ प्रदर्शनकारियों की मृत्यु भी हुई। जैसे ही हताहत हुए, आंदोलन और ज़्यादा आक्रामक बन गया। संसद और सिंह दरबार, नेपाल का केंद्रीय सरकार परिसर पर हमला हुआ। सरकारी वाहन जलाए गए। सबसे बड़ा अंतर ये था कि प्रदर्शनकारी सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक वर्ग के खिलाफ थे। पोस्टरों पर लिखा था, सिर्फ ओली नहीं, हमें एक प्रणाली परिवर्तन चाहिए। ये एक डिजिटल संचालित आंदोलन था जो सड़क स्तर की क्रांति में बदल गया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसको नेपाल की जेन-जेड क्रांति कहना शुरू कर दिया। केपी शर्मा ओली 3 बार पीएम रह चुके थे, लेकिन उनका इमेज अथॉरिटेरियन और चीन लीनिंग लीडर का था। विपक्ष और सिविल सोसाइटी उन पे हमेशा से करप्शन और नेपोटिज्म के एलिगेशंस लगाते रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान ओली ने शुरू में कहा कि यह आंदोलन विदेशी वित्त पोषित है और युवाओं को हेरफेर किया जा रहा है, लेकिन यह कथा टिक नहीं पाई। सेना ने भी स्थिति का निष्पक्ष विश्लेषण किया और रिपोर्टों के अनुसार सेनाध्यक्ष ने ओली को कहा कि अगर वे इस्तीफा नहीं देते हैं तो गृह युद्ध जैसी स्थिति हो सकती है। कुछ मीडिया आउटलेट्स ने रिपोर्ट किया कि ओली ने सुरक्षित निकास के लिए हेलीकॉप्टर की मांग की थी, जब उन्हें लगा कि उनका घर चारों ओर से घिरा हुआ है। 11 सितंबर 2025 को ओली ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। उस पल को प्रदर्शनकारियों ने पीपुल्स विक्ट्री कहकर मनाया। काठमांडू के रत्न पार्क और दरबार मार्ग में लाखों लोग जश्न मना रहे थे। नेपाल में पहले भी विरोध प्रदर्शन हुए, 1990 में लोकतंत्र के लिए, 2006 में राजशाही के खिलाफ। लेकिन जेन-जेड विरोध प्रदर्शनों में 4 चीज़ें अलग थीं। 1. डिजिटल पावर, वीपीएन, लाइव स्ट्रीम और मीम्स के माध्यम से उन्होंने अपना नैरेटिव कंट्रोल किया। हैशटैग जैसे नेपल जेन जी और नेपो किड्स आउट वायरल हो गए। 2. समावेशिता, इस बार जाति, जातीयता और क्षेत्र की सीमाओं को तोड़ दिया गया। मधेसी, पहाड़ी, जनजाति, सब युवा एक साथ आए। 3. केंद्रित मांगे, सिर्फ इस्तीफा नहीं, बल्कि प्रणालीगत सुधार, भ्रष्टाचार की जांच, पारदर्शी शासन
और ताज़ा चुनाव। 4. वैश्विक एकजुटता। अमेरिका, यूके, खाड़ी देशों में नेपाली प्रवासी भी ऑनलाइन विरोध और रैलियां आयोजित कर रहे थे। यह एक वैश्विक युवा लहर बन गया। यह विरोध एक सांस्कृतिक क्षण भी बन गया। रैप गाने, स्ट्रीट आर्ट और भित्ति चित्रों ने आंदोलन को पहचान दी। विरोध प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने एक नाम सुझाया, सुशीला कार्की, पूर्व मुख्य न्यायाधीश। कार्की इतिहास में पहले भी पथ प्रदर्शक रही हैं। वह 2016-2017 में नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। अपने कार्यकाल में उन्होंने भ्रष्टाचार के मामलों पर सख्त फैसले दिए थे। एक मामले में उन्होंने शीर्ष मंत्रियों के खिलाफ भी फैसला दिया था। 12 सितंबर 2025 को उन्होंने नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। यह एक ऐतिहासिक क्षण था क्योंकि नेपाल को पहली बार एक महिला प्रधानमंत्री मिली। अपने पहले संबोधन में उन्होंने कहा, विरोध पीड़ितों को शहीद का दर्जा मिलेगा, घायल लोगों का मुफ्त इलाज होगा, परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाएगी, अंतरिम सरकार केवल 6 महीने के लिए रहेगी। मार्च 2026 में मुफ्त और निष्पक्ष चुनाव करवाए जाएंगे। उनका एक प्रसिद्ध उद्धरण था, मैं यहाँ शक्ति का स्वाद चखने नहीं, देश में लोकतंत्र बहाल करने आई हूँ। कार्की के पीएम बनने से प्रदर्शनकारियों को लगा कि उनकी आवाज़ सुनी गई और एक निष्पक्ष, विश्वसनीय व्यक्ति को सत्ता दी गई। कानूनी मुद्दे। आलोचक कह रहे हैं कि एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश का पीएम बनना संवैधानिक रूप से समस्याग्रस्त हो सकता है। यह मिसाल भविष्य में खतरनाक हो सकती है। 2. जन अपेक्षाएं। युवा अब अधीर हैं। अगर 6 महीने में ठोस सुधार नहीं आए तो विश्वास टूट सकता है। 3. भ्रष्टाचार नेटवर्क। ओली के वफादार और स्थापित राजनीतिक अभिजात वर्ग अभी भी सत्ता में है। उनको किनारे करना आसान नहीं होगा। 4. सुरक्षा। विरोध प्रदर्शन के दौरान जो हिंसा हुई उसको ठीक करना और पीड़ितों के लिए न्याय देना एक बड़ा काम है। 5. चुनाव। मार्च 2026 के चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों और चुनावी सुधारों की आवश्यकता होगी। 6. क्षेत्रीय दबाव। भारत और चीन दोनों नेपाल में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहते हैं। अंतरिम सरकार को तटस्थ संतुलन बनाए रखना होगा। भारत, नेपाल के साथ सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध मजबूत हैं। भारत के लिए एक स्थिर नेपाल जरूरी है क्योंकि खुली सीमा नीति और प्रवासी प्रवाह सीधे प्रभावित करते हैं। चीन। ओली को एक चीन समर्थक नेता माना जाता था। उनका जाना बीजिंग के लिए एक झटका है। अब चीन चाहेगा कि नया नेतृत्व भी उनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजनाओं को जारी रखे। पश्चिम अमेरिका और यूरोपीय संघ ने जेन-जेड विरोधों का समर्थन किया और एक लोकतांत्रिक सफलता के रूप में देखा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे एक युवा संचालित लोकतांत्रिक क्रांति कहा। दक्षिण एशिया क्षेत्र। ये आंदोलन एक उदाहरण है कि कैसे युवा, विशेष रूप से जेन-जेड, डिजिटल उपकरणों के जरिए शासन को चुनौती दे सकता है। ये एक सबक है भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों के लिए भी। नेपाल काफ़ी छोटी अर्थव्यवस्था है, लेकिन इस संकट ने साबित किया कि लोकतंत्र सिर्फ राजनेताओं का खेल नहीं, बल्कि युवाओं का हक है। जेन-जेड विरोध प्रदर्शनों ने एक मिसाल कायम की है। अगर सरकार उनकी आवाज़ को नज़रअंदाज करेगी तो वे सिस्टम को हिला देंगे। सुशीला कार्की का अंतरिम नेतृत्व एक आशा है, लेकिन असली परीक्षा 2026 के चुनावों में होगी। अगर सुधार सही दिशा में गए तो नेपाल दक्षिण एशिया के लिए एक लोकतांत्रिक मॉडल बन सकता है। अगर नहीं तो अस्थिरता का एक और दौर आने का खतरा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जेन-जेड का ये आंदोलन नेपाल को एक नई दिशा देगा? क्या सुशीला कार्की अपने 6 महीने में अपेक्षाएं पूरी कर पाएंगी? और क्या मार्च 2026 के चुनाव नेपाल के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ होंगे? आपके विचार मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये गहन विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इन्फो बाय केबी को, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको विस्तृत जानकारी दुनिया के सबसे बड़े मुद्दों पर। मैं हूँ कंचन, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।